हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डॉट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिन्हें आप पूछना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल के मेंबर। अब इस यूट्यूब चैनल के मेंबर कैसे बनना है, किस तरह से मेंबरशिप ली जाती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको ऊपर आई बटन में या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम के लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है तुरु जी का। लिखते हैं, सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जब हम बोलते हैं मैं मार्केट जा रहा हूं खाना लाने के लिए, तो आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर ब्रिंगिंग द फूड या आई एम गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग द फूड होगा, क्या होगा सर? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आपने कुल मिला के ये पूछा है फॉर ब्रिंगिंग द फूड या टू ब्रिंग द फूड। देखिए, यहां पर दोनों ही सही है, लेकिन सिचुएशन में आपको बता देता हूं अलग अलग है। फॉर ब्रिंगिंग का मतलब हो गया कि बाहर के बाहर ही खाना लाके कहीं दे के आना है। फॉर ब्रिंगिंग यानी कि ये काम करने जाना है, बाहर एक प्रोसेस से काम करना है आपको, वो करने जाना है। और लेकर आना है घर पर, यानी एक लोकेशन से वापस इस लोकेशन पे, तो टू ब्रिंग होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज यहां ध्यान रखिएगा, आप ब्रिंग माने लाना तो होता ही है, आप इसकी जगह फेच का यूज कर सकते हैं। जैसा आई एम गोइंग टू द मार्केट टू फेच द फूड, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूं खाना लाने के लिए। तो बाहर से कोई भी चीज लानी है उसके लिए अगर आप फेच लगाते हैं तो बेहतर है। अगला कमेंट मैंने पिक किया है डीआर मुरसलीन राजपूत जी का। लिखा है, सर मजबूर की इंग्लिश क्या है? विद सेंटेंस, यानी कि मजबूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस के साथ बताइए। आप मजबूर के लिए एक बहुत कॉमन सा वर्ड यूज कर सकते हैं और वो है हेल्पलेस। ये बहुत ज्यादा आम है। जैसे कि मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, मैं नहीं आ सकता यार, मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई कांट कम। तो आप मजबूर को हेल्पलेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है अविनाश चौधरी जी ने। लिखते हैं, सर योर वे ऑफ टीचिंग इज सो गुड, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। शुक्रिया अविनाश भाई, आई एम थैंकफुल फॉर योर एफर्ट्स, मैं आपके एफर्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूं, विच आर वेरी हेल्पफुल टू मी, जो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। सर आई हैव अ डाउट, मेरा डाउट है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कि इनमें क्या फर्क होता है? अ कार इज टू बी सोल्ड एंड अ कार हैज टू बी सोल्ड। ओके, आई होप दैट यू विल क्लियर माई डाउट। थैंक्स अगेन। बिल्कुल, मैं डाउट क्लियर करता हूं आपके। अ कार इज टू बी सोल्ड एंड अ कार हैज टू बी सोल्ड, ये ध्यान रखिए। इज टू बी का मतलब होता है होना है, होनी है, होने है। कार इज टू बी सोल्ड, ये कार बिकनी है, यानी कि ये कार बिकने के लिए है। तो ये फ्यूचर ऑप्शन है, यानी कि ऐसा होगा, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। लेकिन हैज टू बी, इसका मतलब है होना ही है। या अगर किसी गाड़ी के ऊपर लिखा अ कार हैज टू बी सोल्ड, ये गाड़ी बिकनी ही है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कोई इसे रोक नहीं सकता। इसके साथ इतना बुरा हुआ है, ये होना ही। तो जहां पर भी हैज टू बी, यानी कि जोर देकर, फोर्स देकर किया जा रहा है कि ये होना ही है, और इज टू बी मतलब ये होना है। अ कार इज टू बी सोल्ड, कार बिकनी है। फूड इज टू बी ईटन, खाने को खाया जाना है। हाउस इज टू बी डेकोरेटेड, हाउस इज टू बी डेकोरेटेड, यानी कि घर को सजाया जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये फर्क है दोनों में। नेक्स्ट कॉमेंट किया है शिव प्रकाश जी ने। लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट स्ट्रेस। विदाउट स्ट्रेस के अंग्रेजी कैसे सीखें? यार सिंपल सी चीज है कि डरो मत, ये मत सोचो कि कोई आपको इंग्लिश बोलने में हरा देगा या आप सही नहीं बोलोगे तो कोई पीटेगा। यही तरीका है जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक देसी तरीका भी आपको बता देता हूं जिसे मैं हमेशा यूज करता हूं। एक मिनट। जब भी मुझे स्ट्रेस फ्री या माइंड रिलैक्स होना होता है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नवरत्न ऑयल यूज करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने अमेज़न पर नवरत्न का गोल्ड ऑयल देखा, मैंने इसे फौरन ऑर्डर किया और इसे यूज किया। यह ऑयल एकदम नॉन स्टिकी है, और अगर खुशबू की बात करूं तो एकदम प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है इसकी। इससे चंपी करके माइंड को सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाता है। मैंने खुद ये नोटिस किया है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। आपको चाहे कैसी भी टेंशन हो, एग्जाम की टेंशन है, सिलेबस की टेंशन है, परफॉर्मेंस की टेंशन है, इन सबसे राहत मिल जाएगी। और सरदर्द और थकान के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, उन सबसे तो तुरंत राहत मिलती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप भी इसे यूज करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाइए इसे बाय कीजिए और इसे यूज कीजिए। अगला कमेंट किया है गौरव कुमार ने, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया है, पढ़ लेता हूं। सर थैंक्स अ लॉट टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना। ओके, एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट। असल में मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बिफोर योर रिगार्डिंग्स। सर आई एम गौरव कुमार, मेरा नाम गौरव कुमार है, हु इज द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, जो कि आपके बहुत बड़े फैन है। गौरव जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। Actually, sir, I am the first member in my family who learned English without joining any classes of English. मैं पहला ऐसा मेंबर हूं अपनी फैमिली का जिन्होंने बिना कोई इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन किए इंग्लिश को सीखा है। So thanks a lot to teach us, तो हमें पढ़ाने के लिए शुक्रिया। By the way, my today's question, मेरा आज का सवाल ये है, what the meaning of regard? Regard का मतलब क्या होता है? I always see this meaning, but I don't know meaning of regard. Regard का मतलब मुझे पता नहीं है। Please, sir, pick my question. I tried several times to ask you, but you didn't pick my question.
क्वेश्चन प्लीज सर योर हम्बल पपिल गौरव। वाओ डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया और लिखा भी बड़े प्यारे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे शब्दों के लिए। रिगार्ड का मतलब होता है यानी कि रेस्पेक्ट, इज्जत, यानी कि जैसे कहते हैं ना वो मेरी बहुत रिगार्ड करता है, तो बहुत इज्जत करता है। तो आज ये समझ लीजिए कि ये रेस्पेक्ट का अल्टरनेट है। रेस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, यानी मेरी शर्म करता है, यानी मैं चला जाऊं तो फौरन दाम कम कर लेगा, पैसे कम कर लेगा, मेरी इतनी बात मानता है। तो वो जो इज्जत करना, शर्म करना, वो जो चीज होती है ना रेस्पेक्ट करना, उसी को आसान भाषा में देसी स्टाइल में रिगार्ड बोलते हैं। तो आगे से आप कह सकते हैं अरे यार वो मेरी बहुत रिगार्ड करता है, जैसे आप मेरी रिगार्ड करते हैं। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे मेरे लिए शब्द लिखे। तो कोई भी मैसेज टाइप करके लास्ट में रिगार्ड्स लिखा जाता है। यही कि आपके लिए बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार। अगला कमेंट मैंने पिक किया है अमरजीत कौर जी का, लिखा है हेलो सर। हाय अमरजीत जी, आई वांट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूं दैट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टेंस। एक्टिव और पैसिव टेंस में क्या फर्क होता है सर? प्लीज टेल डिफरेंस, डेफिनेशन टू, इनकी डेफिनेशन भी बताइए। थैंक यू। डेफिनेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ाए हैं और डेफिनेशन भी बताई है। बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। यह समझ लीजिए जो काम खुद होता है, जिसको करने वाले का नाम सेंटेंस के शुरू में लिखा होता है, यानी कि मैं जाऊंगा, तुम आओगे, राहुल पढ़ रहा है, इन सब में नाम लिखा है, मैं, तुम, राहुल, ये काम करने वाले बंदे, आना जाना जो भी हो रहा है, तो ये एक्टिव है। जिसमें काम करने वाले बंदे का या तो नाम ही ना हो और हो तो शुरू में ना हो, तो वो पैसिव वॉइस होता है। पुल बन रहा है, कौन बना रहा है? नाम ही नहीं है। खाना पक चुका है, किसने पकाया? नाम ही नहीं है। वीडियो इस वक्त देखी जा रही है, कौन देख रहा है? मैंने नाम ही नहीं लिया। तो इस तरह से आप आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट मैंने पिक किया है अक्षय मिश्रा जी का, लिखा है हेलो सर। हाय अक्षय जी, आई एम अक्षय मिश्रा, मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द फाइनल नेल इन द कॉफिन। द फाइनल नेल इन द कॉफिन का क्या मतलब होता है? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कर लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपके सवाल का। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने एक फ्रेज पूछा है और लिखा है द फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, लेकिन मैंने पिछली भी वीडियो में एक बार बताया था और मैं फिर से इस वीडियो में एक बार रिपीट करूंगा और प्रूफ के साथ करूंगा। देखिए ये जो सवाल अक्षय जी ने पूछा है, इनके कॉमेंट में किसी ने जवाब दिया है। किसने जवाब दिया है? मूवी फनी फैक्ट कोई आईडी है ये, और इन्होंने लिखा है उसने कॉफिन में आखिरी कील ठोक दिया। इन्होंने कहा ये इसकी हिंदी है। अच्छा, ये मतलब होता है, ये कहावत की तरह है, यहां तक ये सही है। नेल्ड इट, जैसे नेल्ड इट होता है, नेल्ड इट का मतलब होता है कर दिखाया, जो कि ये गलत बता रहे हैं बिल्कुल। का मतलब होता है, नेल्ड इट का मतलब होता है जो काम संभव नहीं था कर दिया। एकदम गलत बताया इन्होंने, रॉन्ग है। ये कह रहे हैं कि जो द फाइनल नेल इन द कॉफिन, इसका मतलब होता है तुमने कर दिखाया, यानी जो काम पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, वो कर दिखाया। जब बोलते हैं भाई नहीं पता हुआ करे तो यार प्लीज मत बताया करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्यों बच्चों को मिस गाइड कर रहे हो। और उस बंदे ने नीचे कमेंट भी किया हुआ था थैंक यू, यानी उसको समझ में आ गया। मैं यहां पर गूगल खोलता हूं, आप ध्यान से देखिए, आप तो यहां देख रहे हैं, गूगल पर जाते हैं, यहां टाइप करता हूं द फाइनल नेल इन द कॉफिन मीनिंग, और मैंने यहां पर सर्च किया, डेफिनेशन आई है, डेफिनेशन ऑफ द नेल इन द समवंस कॉफिन, यानी कि किसी के कॉफिन में कील ठोकना। इसका मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स इट मोर लाइकली दैट समवन और समथिंग विल फेल, कुछ ऐसा कर देना कि सामने वाला फेल हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बी डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया है, एवरी मिस्टेक इज वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ हिज प्रोफेशनल बेसबॉल करियर, यानी कि एक छोटी छोटी मिस्टेक, हर एक मिस्टेक एक कील की तरह है जो उसके ताबूत में ठुकती जा रही है और उसके करियर को तबाह करती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं असली मतलब क्या है। देखिए, द फाइनल नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है कि उसको मौत के मुंह तक पहुंचाने की आखिरी सीढ़ी, आखिरी जो है ट्रिक, या फिर बस फाइनल उसको तबाह करने की ये आखिरी चीज है, इसके बाद वो तबाह हो जाएगा, उसे कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान जब धीरे धीरे तबाह होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसके ताबूत में, क्योंकि देखिए ईसाई धर्म में क्या होता है कि ताबूत में, कॉफिन बोलते हैं इंग्लिश में ताबूत को, उसमें दफनाया जाता है। तो अंग्रेजी में यह कहावत है कि उस ताबूत की कीलें ठोकना, जब मर जाएगा इंसान उसके अंदर चला जाएगा कॉफिन के, तो वो कीलें ठोक के दफना दिया जाता है। तो वहीं से यह कहावत आई है। और द फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी कि सारी कीलें ठोकने के बाद आखिरी कील ठोक देना। तो इसका मतलब यह हो गया कि उसको कब्र तक पहुंचाने के बीच में एक ही चीज है, वो आखिरी कील है, ये ठोकते ही खत्म। तो इस तरह से इस कहावत को कहा जाता है कि देख उसको तो मैंने इतनी चालें चल चल के ना तबाह कर दिया, अब ये आखिरी चाल है, ये चलते ही उसकी नौकरी गई।
तो यहां पर क्या कहूंगा मैं, दिस इज द फाइनल नेल इन हिज कॉफिन। ये एक आखिरी चाल है जो उसके ताबूत में कील की तरह ठोक दूंगा, खत्म। ये होता भाई इसका मतलब। कहां हुआ यहां असंभव काम को या कर देना। यार प्लीज भाई मत करा करो यार ऐसे। तो ये मतलब इसका नहीं होता। आप भी सोच समझ के किसी को जवाब दें तो प्लीज पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो गाइस ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर कि आपको मजा भी आया होगा और इंग्लिश के बारे में नॉलेज भी भरपूर मिली होगी। तो अगर आपके दिमाग में है कोई सवाल और आप उसे पूछना चाहते हैं तो बन जाइए सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल के मेंबर। मेंबरशिप कैसे लेनी है उसके ऊपर वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलता हूं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक प्यारा सा लाइक जरूर देकर जाना।